वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम इग्नो एमए सोशियोलॉजी के एमएसओ 001 को रिवाइज करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो एमएसओ 001 है, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, इनमें हमें बहुत सारे थ्योरीज को पढ़ने मिलते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। ये सारे चीज़ों को आज हम कॉम्प्लीटली रिवाइज करेंगे इग्नो के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम आज का हमारा जो सेशन है इसकी शुरुआत करते हैं। हम पहले देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर आप थोड़ा आपका बुक निकाल के देखोगे, सिलेबस निकाल के देखोगे, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत सारे थ्योरीज, थिंकर्स आपको देखने को मिलेगा। तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आप सारे चीज़ों को एक साथ याद नहीं रख पाओगे, बहुत सारे कंफ्यूजन होंगी। यहाँ पर हमें सबसे टफ लगता है, अगर इग्नो एमएस सोशियोलॉजी की बात करो, सबसे टफेस्ट अगर कोई सब्जेक्ट है तो है ये एमएसओ 001। तो इसको थोड़ा आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा। आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको ढूंढ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सारे टास्क इतना आसान नहीं है। मैं आप लोगों को सारे चीज़ें आसान बना के देने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछी गई है, उनके अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ों को ऑलरेडी चूज करके रखा है। कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करके रखी है। आज के इस सेशन में हम रेपिडली कंप्लीट जो भी रिवीजन है, रिवीजन करने वाले हैं। और डिटेल क्लास अगर आपको देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको सारे चीज़ों का डिटेल क्लास मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम रिवाइज करने वाले हैं इस सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट को, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां पर हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। हम शुरुआत करते हैं इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो नया नया इमर्ज हुआ है। ये 19th सेंचुरी में ही इमर्ज हुआ था। अब इसके इमर्जेंस में सोशियोलॉजी ऐसे डिसिप्लिन डेवलप होने में बहुत सारे चीज़ों का हाथ था। बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे घटनाएं घटी थी जिसके वजह से सोशियोलॉजी ऐसे डिसिप्लिन उभर कर आया था। इनमें से फ्रेंच रेवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रेनेसा, ये सारे चीज़ों का इंपॉर्टेंट रोल था सोसाइटी में। ये सारे घटनाएं घटने के वजह से सोसाइटी में इतना ज़्यादा उथल पुथल शुरू हो गया था कि सोसाइटी में ज़्यादातर जगहों पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जो पहले पीसफुली रहते थे, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होने लगी थी। तो ये सारे चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी था। तो बहुत सारे थिंकर्स थे जिन्होंने पहली बार ये सारे चीज़ों को पढ़ने का शुरुआत की थी। तो उन्होंने सोसाइटी को नेचुरल तरीके से, सोसाइटी का स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की थी। इसी तरीके से हमारा जो सोशियोलॉजी है ये डेवलप होता है। और ये सारे चीज़ों के बावजूद भी और एक चीज़ है काउंटर एनलाइटनमेंट। ये भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट था। काउंटर एनलाइटनमेंट वाले जो थिंकर है, खास करके डी बोनाल्ड जैसे थिंकर, वो लोग चाहते थे कि हमारी सोसाइटी को पुराने ज़माने में वापस ले जाया जाए। तो वहाँ पर वो लोग एनलाइटनमेंट पीरियड से पहले का जो पीरियड है उस पीरियड पे जाना चाहते थे। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों की डिफरेंट सोच थी, उनको क्वेश्चन करके अलग अलग थिंकर्स चीज़ें लिख रहे थे। और सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे थे और बुक के फॉर्म में ये सारे चीज़ें प्रेजेंट कर रहे थे। तो इसके वजह से ही धीरे धीरे हमारा सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन स्टार्ट होता है, जहां पर सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से लोग पढ़ते हैं। अब सोशियोलॉजिकल थ्योरीज तो बहुत सारे डेवलप हो रही थी, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना होता है। जब भी आप किसी भी थ्योरिस्ट का थ्योरी को पढ़ोगे या फिर किसी भी थिंकर को पढ़ोगे तो उनका कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। क्यों एक ही सिचुएशन को अलग अलग थिंकर डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ये समझने के लिए हमें उनका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। तो सोशियोलॉजिकल थ्योराइजिंग के लिए, कोई भी थ्योरी लिखने के लिए दो कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर कॉन्टेक्स्ट और आउटर कॉन्टेक्स्ट। इनर कॉन्टेक्स्ट होता है बेसिकली जो भी थिंकर या फिर ऑथर बुक लिख रहा है, कॉन्सेप्ट लिख रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, थ्योरिस्ट का क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या माइंडसेट है, और वो कौन से चीज़ों से, कौन से इंसान से इन्फ्लुएंस हो रहा है, सोसाइटी के कौन से चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, वो सारे चीज़ें हो जाएगी इनर कॉन्टेक्स्ट। यानी कि
एक थ्योरिस्ट कौन सी चीज़ों के द्वारा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है, उसका आइडिया क्या है, ये सारी चीज़ें इनर कॉन्टेक्स्ट और आउटर कॉन्टेक्स्ट में जो भी थ्योरिस्ट है उसके ओवरऑल एनवायरनमेंट जिसके बारे में वो लिख रहा है, उसका सोशल फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, उसका सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो सारे पार्ट हो जाएगा आउटर कॉन्टेक्स्ट। तो इनर कॉन्टेक्स्ट और आउटर कॉन्टेक्स्ट को अगर हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तभी किसी एक थिंकर या फिर थ्योरिस्ट का जो थ्योरी है उसको हम और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इस वजह से मैं जब भी कोई थिंकर को पढ़ाता हूं, थिंकर का बैकग्राउंड के बारे में जरूर पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि हमें पहले से ही पता चल पाए कि थिंकर वो थ्योरिस्ट क्या कह रहा है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स। वैसे तो इस जो MSU 001 है यहां पर हमें बहुत सारे थिंकर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें से कुछ थिंकर्स है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो थिंकर्स हम यहां पर देखेंगे ये सारे थिंकर्स आपको आपके बुक में कहीं ना कहीं मिलते ही रहेंगे। आप जितने दिनों तक सोशियोलॉजी पढ़ते जाओगे आपको ये सारे थिंकर का नाम मिलेंगे, इनका कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो इस वजह से इनको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इग्नो के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थिंकर में से एक या फिर दो क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेंगे ही। तो ये थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो थिंकर है वो है ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो है पॉजिटिविज्म। ये बेसिकली सोसाइटी को साइंटिफिक तौर तरीकों से एम्पिरिकल नॉलेज के द्वारा सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर एक इवोल्यूशनरी थिंकर है। इनका पर्सपेक्टिव इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, यानी कि ये बेसिकली सोसाइटी के इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व होती है, अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरती है, इसके ऊपर उन्होंने काम किया था। इमाइल डुर्खेम फंक्शनलिस्ट है। इनका पर्सपेक्टिव फंक्शनलिज्म है। इमाइल डुर्खेम बेसिकली सोसाइटी में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, फंक्शंस के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान था। सोसाइटी में लोग इकट्ठा किस वजह से रहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये सारे चीजों के ऊपर उनका फोकस था। कार्ल मार्क्स थोड़ा एक अलग तरीके का एक हटके थिंकर है जिनका पर्सपेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ये बेसिकली सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसके ऊपर इनका फोकस था। कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से रिजॉल्व हो सकती है और अलग अलग कौन से ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, यहां पर इसके बारे में कार्ल मार्क्स बात करते हैं। खास करके कैपिटलिज्म जो है इसके नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में ये ज्यादातर अपना थ्योरीज लिखते हैं। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर बेसिकली इनका पर्सपेक्टिव है इंटरप्रिटिविज्म, यानी कि वो चीजों को ज्यादातर इंटरप्रिट करना पसंद करते थे। जो भी घटनाएं घटती थी उसको उसी तरीके से इंटरप्रिट करके डिस्क्राइब करते थे। लेकिन मैक्स वेबर का जो थ्योरीज है, ज्यादातर थ्योरीज हम देखते हैं कार्ल मार्क्स को काउंटर करके ही तैयार किया गया है। यानी कि कार्ल मार्क्स जो भी थ्योरीज लिखते थे उनको मैक्स वेबर क्वेश्चन करते थे और उसको काउंटर करके रीमॉडिफाई करके प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। तो ये जो 5 थिंकर है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इन थिंकर में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम सारे जो थिंकर्स है, ये 5 जो थिंकर है, इनके इंपॉर्टेंट मेजर कॉन्सेप्ट को देखेंगे ताकि हम चीजों को रैपिडली रिवाइज कर पाए, हम चीजों को लंबे अरसे तक याद रख सके। तो ऑगस्ट कॉम्ट पहले हमारा थिंकर है। ये बेसिकली एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है। अब सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन एस्टैब्लिश्ड होने में ऑगस्ट कॉम्ट का हाथ सबसे ज्यादा है। ऑगस्ट कॉम्ट को हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, यानी कि सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन जो उभर कर आया है इसमें सबसे ज्यादा योगदान हम देखते हैं ऑगस्ट कॉम्ट का। ये जो सोशियोलॉजी टर्म है, ये सोशियोलॉजी टर्म को भी पहली बार दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने। उन्होंने उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बेसिकली पॉजिटिविज्म है और उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात की थी जो सबसे पॉपुलर है और ज्यादातर जो क्वेश्चन है इसी पोर्शन से पूछी जाती है। लॉ ऑफ 3 स्टेज या फिर जिसको हम इवोल्यूशनरी स्टेजेस कहते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट ने 3 स्टेजेस की बात की है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक स्टेज। ऑगस्ट कॉम्ट ने सोशियोलॉजी को 2
मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक है स्टैटिक सोशियोलॉजी और दूसरा है डायनामिक सोशियोलॉजी। स्टैटिक सोशियोलॉजी जहां पर सोसाइटी में जो भी स्टेबल चीज़ें हैं उसको स्टडी किया जाता है, और डायनामिक सोशियोलॉजी में जो भी चेंजिंग चीज़ें हैं उसको स्टडी किया जाता है। ऑगस्ट कॉम्ट ने हायरार्की ऑफ साइंसेस की बात की थी कि हमारी सोसाइटी में जो साइंस है, अलग अलग तरीके का साइंस है, वो किस तरीके से डेवलप होती है, कौन सा साइंस पहले आया है, कौन सा साइंस बाद में आया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारा क्रोनोलॉजिकली पहले मैथमेटिक्स, बाद में एस्ट्रोनॉमी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आखिर में आता है हमारा सोशियोलॉजी। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है साइंसेस का। इसको हम याद रख सकते हैं मैप CBS इस ट्रिक के साथ। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में जो भी चीजें पूछी जाती है, आप थोड़ा बहुत चीजों को कोट करने की कोशिश करें, यानी कि अलग अलग कॉन्सेप्ट को अगर आप ऐड करोगे तो आपको इग्नू में मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप अगर किसी भी बुक का नाम लिख पाओ तो भी आपका मार्क थोड़ा और बेहतर हो जाता है। जो भी आंसर स्क्रिप्ट चेक करने वाला टीचर होता है उसको लगेगा कि आपने बहुत सारे चीजें पढ़ाई की है। तो यहाँ पर जब ऑगस्ट कॉम्ट की बात करते हैं, उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज दी थी। उन्होंने सोशियोलॉजी को कहा था क्राउनिंग एडिफाइस, यानी कि हमारी सोसाइटी में जो सोशियोलॉजी है इसके एक अलग पोजीशन है, ये हमारे क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंसेस है। यानी कि जो भी सोशल साइंसेस में हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं इनमें जो क्वीन है वो होता है हमारा सोशियोलॉजी। तो ये जो टर्म्स है ये थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर ऑगस्ट कॉम्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के बारे में बात की थी। हर स्टेज में क्या क्या घटनाएं घटती है इसको मैंने यहां पर चार्ट के फॉर्म में समराइज करके देने की कोशिश की है। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। थियोलॉजिकल स्टेज, जहां पर बेसिकली रिलीजियन के द्वारा ही सारे बिलीफ सिस्टम चलते थे। यहाँ पर जो डोमिनेट करते थे वो है प्रीस्ट एंड मिलिट्री मैन, और यहाँ पर बेसिक जो फैमिली का यूनिट था, जो यूनिट है सोसाइटी का, वो है हमारा फैमिली। फिर आता है हमारा मेटाफिजिकल स्टेज, जहां पर नेचर के द्वारा ही सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती थी। नेचुरल चीजों के ऊपर ज्यादातर ध्यान दिया जाता था। रिलीजियन का इंपॉर्टेंस मेटाफिजिकल स्टेज में धीरे धीरे कम होने स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो बेसिकली डोमिनेट करते थे वो थे चर्चमैन एंड लॉयर, और यहाँ पर हमारी सोसाइटी का बेसिक यूनिट है नेशन या फिर स्टेट। फिर आता है हमारा पॉजिटिविस्टिक स्टेज, जिसको हम साइंटिफिक स्टेज भी कहते हैं। पॉजिटिविस्टिक या फिर साइंटिफिक स्टेज में सारे चीजें साइंस और एम्पिरिकल मेथड के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा गाइडेड होती थी। यहाँ पर धीरे धीरे जो रिलीजियन का इम्पैक्ट है ये और भी ज्यादा कम हो जाता है। यहाँ पर ना ही रिलीजियन ना ही नेचर, किसी भी चीजों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। यहाँ पर ज्यादातर साइंटिफिक नॉलेज को, जो लॉजिकल रीजनिंग कैपेसिटी वाला नॉलेज है, इसको ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटर और साइंटिस्ट जो होते हैं वो जो डोमिनेट करते हैं, और यहाँ पर हमारी सोसाइटी एज ए यूनिट ऑफ सोसाइटी एंटायर ह्यूमैनिटी को ही माना जाता है। तो ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑगस्ट कॉम्ट का इंपॉर्टेंट बुक्स। ऑगस्ट कॉम्ट ने बहुत सारे बुक्स लिखी है, लेकिन सारे बुक्स हम एग्जाम में कोट नहीं करेंगे। कुछ बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स में से हम कोर्सेस ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी है, ए जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, जिसको ट्रिएटाइज ऑन सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये 3 बुक अगर आप याद कर लोगे, इनको अगर आप आंसर राइटिंग के वक्त यूज करोगे तो आपका मार्क ऐसे ही बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। इन्होंने बेसिकली हमारी सोसाइटी में जो इवोल्यूशन हुआ था, किस तरीके से ह्यूमंस आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी की प्रोग्रेस होती है, अलग अलग स्टेजेस से होकर सोसाइटी गुजरती है, इनके ऊपर हर्बर्ट स्पेंसर का फोकस ज्यादा था। हर्बर्ट स्पेंसर इन्फ्लुएंस्ड थे चार्ल्स डार्विन के द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करके किस तरीके से हमारा ओरिजिन होता है, सोसाइटी का ओरिजिन होता है, इसके बारे में लिखा था। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म है, ये टर्म को हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, ना कि हमारे
चार्ल्स डार्विन ने। यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म देते हैं, इसको कॉइन करते हैं और इसको यूज करते हैं। तो इसको चार्ल्स डार्विन के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर इनका जो पर्सपेक्टिव है वो है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। हर्बर्ट स्पेंसर ऑर्गेनिक एनालॉजी के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनिक एनालॉजी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर ह्यूमन बॉडी के साथ, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के साथ हमारी सोसाइटी को कंपेयर किया जाता है। इन दोनों को कंपेयर करके जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी अलग अलग पार्ट्स के साथ मिलकर बनती है, अगर पूरी बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन करेगी तभी हमारा शरीर अच्छी तरीके से चलेगा। उसी तरीके से सोसाइटी को भी कंसीडर किया जाता है कि सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, पार्ट्स है, अगर सारी चीजें एक साथ इकट्ठा होकर फंक्शन करेगी तभी सोसाइटी एक पीसफुल तरीके से आगे बढ़ेगी। ये ऑर्गेनिक एनालॉजी का एक थ्योरी है। फिर इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज के बारे में ये बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। अलग अलग क्लासिफिकेटरी सिस्टम्स के ऊपर भी ये ध्यान देते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से आगे बढ़ता है। उन्होंने देखा है कि पहले जो स्टेज है वो है सिंपल सोसाइटी, बाद में आता है कॉम्पाउंड सोसाइटी, नेक्स्ट है डबली कॉम्पाउंडेड सोसाइटी और आखिर में है ट्रिपली कॉम्पाउंडेड सोसाइटी। इसी तरीके से वो और एक क्लासिफिकेशन करते हैं जहां पर वो दो स्टेजेस की बात करते हैं कि दो स्टेजेस में हमारे सोसाइटी को हम अलग कर सकते हैं। पहला है मिलिट्री सोसाइटी, जहां पर लोगों के बीच में जो कोऑपरेशन है वो कंपलसरी कोऑपरेशन होता है, और नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सोसाइटी जहां पर वॉलंटियरी कोऑपरेशन होता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने लॉ ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात की थी, जहां पर थ्री बेसिक लॉज के बारे में बात की जाती है और 4 सेकेंडरी प्रोपोजिशन। हर्बर्ट स्पेंसर विक्टोरियन लेजेस फेयर टाइप ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक ऐसा सोसाइटी जहां पर मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाएगा, कोई भी स्टेट या फिर गवर्नमेंट इसको मार्केट को कंट्रोल नहीं करेगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर भी बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखी है। यहाँ पर मैंने 4 बुक दी है। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो आप एग्जाम में कोट कर सकते हो, वो है सोशल स्टैटिक्स और दूसरा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये दोनों बुक बहुत ही फेमस बुक है हर्बर्ट स्पेंसर का। अब देखते हैं इमाइल डुर्खेम के बारे में। इमाइल डुर्खेम एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी चीजें हमारी सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग कंट्रीब्यूट किया है। इमाइल डुर्खेम को एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। इमाइल डुर्खेम एक फंक्शनलिस्ट थे। उन्होंने ओरुंता ट्राइब, ऑस्ट्रेलिया एब्रोजोनिस में जो ओरुंता ट्राइब है उनको उन्होंने स्टडी किया था, और वहां पर जो रिलीजन है टोटेमिज्म, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा इन डिटेल स्टडी की थी। उन्होंने अपना स्टडीज में स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज किया था, कंपैरेटिव मेथड को यूज किया था। इमाइल डुर्खेम का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है सोशल फैक्ट। इमाइल डुर्खेम के हिसाब से हमारा जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो बेसिकली होता है सोशल फैक्ट्स, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घटती है, जो भी फैक्ट्स है, उनको उन्होंने सोशल फैक्ट्स कंसीडर किया है। इमाइल डुर्खेम के हिसाब से सोशल फैक्ट्स का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोगों को याद रखना होगा। एक्सटर्नलिटी, कॉन्स्ट्रेनिंग, जनरलिटी, इंडिपेंडेंस। उन्होंने सोशल फैक्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, मटेरियल सोशल फैक्ट, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। इमाइल डुर्खेम ने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया था कि हमारी सोसाइटी में जब हम इकट्ठा होकर किसी चीज को मानते हैं या फिर सोचते हैं, उसी को उन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बताया था। उन्होंने सोसाइटी के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर उठकर सोसाइटी के ऊपर ज्यादा जोर दिया था, यानी कि सोसाइटी को उन्होंने एज ए होल पढ़ने की कोशिश की थी। अब इमाइल डुर्खेम ने रिलीजियन के बारे में भी बहुत सारी स्टडीज की थी। उन्होंने कहा है कि जो रिलीजियन है, यानी कि गॉड या फिर भगवान है, वो सोसाइटी से ही तैयार होता है, यानी कि सोसाइटी डिविनाइज्ड हम गॉड या फिर रिलीजियन देखते हैं। रिलीजियन हमारा एक ऐसा यूनिफाइड बिलीफ सिस्टम होता है, प्रैक्टिसेस होते हैं जो जहां पर हम सेक्रेड थिंग्स को लेकर काम करते हैं। रिलीजियन में 2 सेंट्रल पार्ट्स की बात की थी इमाइल डुर्खेम ने। पहला है बिलीफ्स एंड राइट्स और दूसरा है सेक्रेड एंड प्रोफेन। ये सारे चीजों के बारे में इमाइल डुर्खेम ने बात की थी। अब इसके अलावा भी बहुत सारे चीजों को उन्होंने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया था। उन्होंने
सोलिडरिटी की दो टाइप्स की बात की थी। एक है मैकेनिकल सोलिडरिटी, जहां पर हम सिंपल सोसाइटीज में देखते हैं मैकेनिकल सोलिडरिटी, और दूसरे तरीके का है ऑर्गेनिक सोलिडरिटी, जो बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में देखते हैं। दो तरीके का हमारा सोसाइटी में लॉ देखा जाता है, एक है रिप्रेसिव लॉ, दूसरा है रेस्टिट्यूटिव लॉ। उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात की थी कि हमारी सोसाइटी में जो लेबर्स है, डिवीजन ऑफ लेबर किस तरीके से देखा जाता है, अलग अलग लोगों को क्या क्या काम कराए जाते हैं, किस तरीके से सोसाइटी में स्ट्रक्चर में डिवीजन हमें देखने को मिलता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर अरेंज किया जाता है। ये सारे चीज़ों के बारे में इमाइल डुर्खेम बात करते हैं। उन्होंने 3 एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी, जहां पर उन्होंने कहा था एनोमिक, फोर्स्ड और पुअरली कोऑर्डिनेटेड। उन्होंने 4 तरीके का सोसाइटी को डिवाइड किया था। सिंपल सोसाइटी, सिंपल पॉलीसेगमेंटरी सोसाइटी, सिंपली कॉम्पाउंडेड पॉलीसेगमेंटरी सोसाइटी, डबली कॉम्पाउंडेड पॉलीसेगमेंटरी सोसाइटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है वो है 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड। इमाइल डुर्खेम 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड की बात करते हैं। यहां पर रेगुलेशन और इंटीग्रेशन के ऊपर बेस करके 4 तरीके का सुसाइड देखा जाता है। इगोइस्टिक सुसाइड, ऑल्ट्रिस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक। इसको हम शॉर्ट फॉर्म ईगल आन्फा ये वर्ड से याद रख सकते हैं। अब इमाइल डुर्खेम की अगर हम बुक्स की बात करें, इमाइल डुर्खेम ने बहुत सारे बुक्स लिखी थी, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहां पर मार्क करके दे दी है। इन बुक्स को आप लोग थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इमाइल डुर्खेम का कॉन्सेप्ट हमें हर जगह पर देखने को मिलेंगे। इन्होंने जो बुक्स लिखी है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछी जाती है। उन्होंने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी बुक लिखी थी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, सुसाइड, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये जो 4 बुक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है। इनको आप अगर आपके एग्जाम में लिख पाओगे या फिर मेंशन कर पाओगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, और मार्क भी ज्यादा कैरी होंगे। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर या फिर इनको हम जर्मन इकोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं। इन्होंने हमारी सोसाइटी में कैपिटलिज्म किस तरीके से चल रहा है, कैपिटलिज्म के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया था। ये एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है जिन्होंने सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को अच्छी तरीके से स्टडी करने की कोशिश की थी। अब यहां पर कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये बेसिकली अपना जो थ्योराइजिंग वो हेगेल से इंस्पायर्ड होके स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाद में हेगेल को ये क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो उन्होंने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के ऊपर काम किया था। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो थ्योरी है ये कार्ल मार्क्स ने दी थी। कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक है बेस या फिर जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, और दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। बेस यानी कि जो भी हमारी इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है उसको कहा जाएगा बेस। बेस में 2 पार्ट्स है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, और सुपर स्ट्रक्चर जो सारी चीजें हमारे सोसाइटी में डायरेक्टली इकोनॉमी के साथ रिलेटेड नहीं है उसको कहा जाता है सुपर स्ट्रक्चर। कार्ल मार्क्स ने 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में उन्होंने बात की थी। एशियाटिक, एंशियंट, फॉडेल, कैपिटलिस्ट। यहां पर ये 4 मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी। यहां पर कौन से लोग डोमिनेट करते हैं, कौन से ग्रुप्स के बीच में हमें रिलेशन देखने को मिलती है, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस किया था। उन्होंने 2 और फ्यूचरिस्टिक सोसाइटीज की बात की थी, जहां पर उन्होंने सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात की थी। ये 4 जो हमने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन देखे हैं ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, और ये जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म को खत्म होने के बाद हमारे सोसाइटी में सोशलिज्म आएगा, और सोशलिज्म के बाद वापस हमारा कम्युनिज्म आएगा। ये चीज को कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था। तो कार्ल मार्क्स ने प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था कि हमारी सोसाइटी में प्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से चलता है, यहाँ पर कौन से ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप है, किस तरीके का हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, इसके ऊपर ज्यादातर उन्होंने ध्यान दिया था। उन्होंने कैपिटलिज्म में बेसिकली 2 टाइप ऑफ क्लासेस की बात की थी, यानी कि सोसाइटी में उस वक्त पर वो जब एग्जिस्ट करते थे वहां पर सोसाइटी में 2 तरीके का क्लासेस थी, बोर्जुआ और प्रोलेटेरियन। बोर्जुआ वो लोग हैं जिनके पास पैसे थे, जो बेसिकली मालिक
थे, यहाँ पर हैव्स या फिर इनको हम रूलर्स भी कह सकते हैं। और दूसरा जो ग्रुप है वो है प्रोलेटेरिएट, जिनके पास कुछ नहीं है, जो बेसिकली वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, हैव नॉट जिसको कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स ने ये दोनों ग्रुप के बीच में एक और ट्रांजिशनल क्लास के बारे में बात की थी, जो है पेटी बोर्जुआ। कार्ल मार्क्स ने कोमोडिफिकेशन ऑफ लेबर के बारे में बात की थी, लेबर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है, इसके ऊपर भी उनका फोकस था। उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिया था। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में किस तरीके से सरप्लस वैल्यू क्रिएट होता है, जो भी लोग काम करते हैं उनका एक्सेस यानी कि ज्यादा वक्त तक काम करा के जो वैल्यू क्रिएट किया जाता है, या फिर पैसे ना देकर जो काम कराया जाता है, उसको बेसिकली सरप्लस वैल्यू कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने दो तरीके का सरप्लस वैल्यू की बात की थी, एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू और दूसरा है रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। कार्ल मार्क्स ने एलिनेशन के बारे में भी बात की थी। उन्होंने एलिनेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, 4 तरीके का एलिनेशन की उन्होंने बात की थी। उन्होंने रिलीजियन के ऊपर भी फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि जो रिलीजन है ये बेसिकली इंसानों के द्वारा ही क्रिएट किया गया है, ना कि रिलीजन इंसानों को बनाता है। तो रिलीजन हमें एक फॉल्स कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा हम हमारी सोसाइटी में जो हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसको हम जस्टिफाई करते हैं, यानी कि भगवान हमें इसी तरीके से बना चुके हैं, भगवान के मर्जी से ही हम आज इस खराब कंडीशन है, ये सारी चीजें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि रिलीजन हमें एक फॉल्स कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है। यहां पर रिलीजन को उन्होंने ओपिएट या फिर ओपियम ऑफ पीपल भी कहा था, यानी कि एक ऐसा अफीम जिसके द्वारा लोग अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको भूलकर जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में जीने में मजबूर हो जाते हैं। तो यहां पर जो भी कैपिटलिस्ट लोग है वो लोग रिलीजियन को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन यूज करते हैं, यानी कि लोगों को एक्सप्लॉयट करने के लिए, ऑपरेस करने के लिए रिलीजियन को यूज किया जाता है। और ये जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है लोगों के बीच में, इसी फॉल्स कॉन्शियसनेस के वजह से ही हमारे सोसाइटी में जो रिवॉल्यूशन आने वाला है इसको रोका जाता है। कार्ल मार्क्स ने हमारे अलग अलग स्टेजेस ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में भी बात की थी, और उनका कहना था कि जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म एक वक्त ऐसा आएगा जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि उनके हिसाब से कैपिटलिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसके स्टार्टिंग में ही इसके डिस्ट्रक्शन के जो सीड्स है, बीज है, ये बोए गए हैं। इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की थी। अब अगर आप कार्ल मार्क्स के बुक्स की बात करोगे, कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे बुक्स लिखी है। सारे बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स है 4-5 बुक भी अगर आप याद रख लोगे तो भी बहुत है। यहां पर उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में लिखा है, द जर्मन आइडियोलॉजी, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू और कैपिटल, ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसको दास कैपिटल भी कहा जाता है। ये 5 बुक अगर आप याद रख लोगे तब भी आप यहां से अगर कोट करोगे एग्जाम में, आपको बेहतर मार्क मिलने के चांसेस है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थिंकर मैक्स वेबर। मैक्स वेबर बेसिकली कार्ल मार्क्स के जो भी थ्योराइजिंग है उसको काउंटर करके, उसको क्वेश्चन करके ही अपना ज्यादातर थ्योरीज को डेवलप करते हैं। मैक्स वेबर एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। इनका पर्सपेक्टिव है इंटरप्रिटिविज्म। इन्होंने चीजों के ज्यादातर इंटरप्रेट करने की कोशिश की थी, और एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम मैक्स वेबर के साथ जोड़ते हैं, वो है वार्स्तिहान, यानी कि इंटरप्रिटिव अंडरस्टैंडिंग। वो सोसाइटी को इंटरप्रिट करके समझने की कोशिश करते थे। यहां पर मैक्स वेबर ने 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन की बात की थी, ट्रेडिशनल, एफेक्टिव, वर्थ रेशनल एंड जैक रेशनल। उन्होंने ऑथोरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था कि किस तरीके से हमारे सोसाइटी में ऑथोरिटेरियन स्ट्रक्चर रहती है, ऑथोरिटीज अलग अलग तरीके का ऑथोरिटी किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, इसके ऊपर काम किया था। उन्होंने कहा था कि जो लेजिटिमेट पावर है उसको ही हम ऑथोरिटी कहते हैं, और ऑथोरिटी को मैक्स वेबर ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी, करिज्मेटिक ऑथोरिटी और रैशनल लीगल ऑथोरिटी। उन्होंने यहां पर इसी के रिगार्डिंग, ऑथोरिटी के रिगार्डिंग और एक कॉन्सेप्ट को बताया था जो है रूटिनाइजेशन ऑफ करिज्मा। जब करिज्मेटिक ऑथोरिटी जब रैशनल लीगल ऑथोरिटी में कन्वर्ट हो जाती है तब इसको कहा जाता है रूटिनाइजेशन ऑफ करिज्मा। उन्होंने 4 तरीके का रैशनैलिटी की भी बात की थी। अब यहां पर उन्होंने स्टेट
के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी कि स्टेट किस तरीके से फॉर्म होती है, स्टेट का क्या फीचर्स है। उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टेट के बारे में बात की थी, जहां पर 3 फीचर्स है, वायोलेंस, टेरिटोरी और लेजिटिमेसी। उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रिनिटेरियन मॉडल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात की थी, जहां पर हम कार्ल मार्क्स के यहां पर देखते हैं कि उन्होंने सोसाइटी के 2 ग्रुप्स के बारे में बात की थी, लेकिन मैक्स वेबर 3 ट्रिपल्टाइल मॉडल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहां पर क्लास, स्टेटस, पार्टी, ये तीनों के द्वारा हमारी सोसाइटी किस तरीके से स्ट्रेटिफाई होती है, इसके बारे में वो बात करते हैं। उन्होंने क्लास के ऊपर भी काम किया था। उन्होंने क्लास को कहा था कि हमारे सिमिलर लाइफ चांसेस जो भी लोगों का मार्केट में है वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं। मैक्स वेबर बेसिकली 4 क्लासेस की बात करते हैं, प्रोप्राइटर क्लास, नॉन प्रोप्राइटर क्लास, पेटी बोर्जुआ, मैनुअल लेबरर क्लास। उनका जो फेमस बुक है वो है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। यहाँ पर उन्होंने रिलीजियन के बारे में बात की थी कि किस तरीके से हमारे सोसाइटी में कैपिटलिज्म आया है, रिलीजियन के वजह से किस तरीके से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी में कैपिटलिज्म आया है, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। उन्होंने रिलीजियन लेयर्ड इकोनॉमी की बात की थी, यानी कि रिलीजियन के द्वारा ही हमारा इकोनॉमी गाइड होता है, इसके ऊपर उनका फोकस था। उन्होंने 6 वर्ल्ड रिलीजियन को स्टडी किया था, जहां पर उन्होंने हिंदुइज्म को कहा था आउटर वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म, यानी कि हम जो भी काम करते हैं वो किसी एक अलग दुनिया के लिए काम करते हैं, जैसे कि हम मोक्ष पाने के लिए काम करते हैं हिंदुइज्म में। लेकिन क्रिश्चियनिटी को उन्होंने कहा था कि दिस वर्ल्डली एस्थेटिसिज्म, यानी कि हम इसी जन्म में यहाँ पर दुनिया में रहकर जो भी काम करेंगे वही हमारा पाप या फिर पुण्य को डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के 2 अलग अलग तरीके का व्यू पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने आइडियल टाइप के ऊपर काम किया था, और आइडियल टाइप के साथ साथ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की थी कि किस तरीके से हमारा सोसाइटी में ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करते हैं। वहां पर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी बात की थी, और ये जो 6 प्रिंसिपल है इसको आप लोग जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब अगर इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें मैक्स वेबर की, मैक्स वेबर ने भी बहुत सारे बुक्स लिखी है, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जब भी कैपिटलिज्म के रिगार्डिंग, इकोनॉमी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसी बुक का कोट करना, इसी बुक को मेंशन करना। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट रूल्स। अब यहाँ पर हमने जो 5 हमारे इंपॉर्टेंट थिंकर है इनको समझने की कोशिश ऑलरेडी कर ली है। अब हम हमारे आगे बढ़ते हैं, आगे जो भी कॉन्सेप्ट है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम समझते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बात करते हैं थॉमस कुन। थॉमस कुन का जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। वहां पर उन्होंने दिखाया था कि हमारी सोसाइटी में जो अलग अलग डिसिप्लिन्स है, जो वो डिसिप्लिन किस तरीके से डेवलप होती है, वहां पर किस तरीके से चेंजेस आती है, उनके ऊपर फोकस था। थॉमस कुन का कहना है कि जो भी डिसिप्लिन हो, खास करके जो साइंस है, यहाँ पर जो चेंजेस आती है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से नहीं आती है। यहाँ पर कोई एक ऐसा सडन चेंज होती है, कोई एक ऐसा थ्योरी डेवलप होती है जिसके वजह से सारी चीजें चेंज हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि न्यूटन का थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में चेंजेस बहुत ही इंस्टेंटली लाती है। बाकी जो थ्योरीज है वो भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को थॉमस कुन ने कहा था पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पर सडनली हमारे डिसिप्लिन में, किसी भी साइंटिफिक नॉलेज में चेंजेस हमें देखने को मिलती है। थॉमस कुन के हिसाब से हमारी सोसाइटी में जो पैराडाइम शिफ्ट आती है वो बेसिकली 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। पहला है प्री साइंटिफिक स्टेज, बाद में आता है नॉर्मल साइंस, और फिर आता है पैराडाइम शिफ्ट, जिसके वजह से हमारी सोसाइटी में एक अलग तरीके का चेंज हमें देखने को मिलता है।
फिर जो कॉन्सेप्ट है वो है द सोशल कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। हमारा रियलिटी किस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट होता है इसके बारे में पीटर बार्गर और थॉमस लुकमैन ने डिटेल में लिखा था। वहां पर उनका जो इंपॉर्टेंट बुक है द सोशल कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ए ट्रिएटाइज इन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि हमारा रियलिटी किस तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट की जाती है, ह्यूमन माइंड्स किस तरीके से काम करती है, रियलिटी को हम किस तरीके से देखते हैं, ये सारी चीजों के बारे में पीटर बार्गर और थॉमस लुकमैन ने लिखा था। फिर हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरीज। ये जो यहाँ पर जो मैंने 4 थ्योरीज को मेंशन किया है, ये चारों थ्योरीज में से हर साल 1 या फिर 2 क्वेश्चन पूछी जाती है, तो इनको लाइटली मत लीजिएगा, इसको थोड़ा डिटेल में समझिएगा। यहाँ पर पहला जो थ्योरी है सोशल स्ट्रक्चर इज ए रियलिटी, इसको A.R. रैटक्लिफ ब्राउन ने दिया था। उन्होंने A.R. रैटक्लिफ ब्राउन बेसिकली एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है जिन्होंने रियलिटी सोशल स्ट्रक्चर को एक रियलिटी की तरह समझने की कोशिश की थी। फिर जो नेक्स्ट थ्योरी है सोशल स्ट्रक्चर इज ए मॉडल, इसको लेवी स्ट्रॉस और एडमंड लीच ने मिलकर दिया था। लेवी स्ट्रॉस बेसिकली एक स्ट्रक्चरलिस्ट है, उन्होंने सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ज्यादातर ध्यान दिया था और उन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को एज ए मॉडल कंसीडर किया था। फिर जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है इवांस प्रिचार्ड का सोशल स्ट्रक्चर रेफर्स टू रिलेशंस बिटवीन ग्रुप। इवांस प्रिचार्ड ने अलग अलग ग्रुप्स के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होती है इसके ऊपर ज्यादातर ध्यान दिया था और सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से ग्रुप के रिलेशन के साथ आगे बढ़ता है इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की का थ्योरी ऑफ नीड्स। उन्होंने थ्योरी ऑफ नीड्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था। अब ऊपर के जो 3 चीजें हैं इनको आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की का जो नीड थ्योरी है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की एक पोलिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनको हम फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। इनका जो मेजरली इंपॉर्टेंट फील्ड वर्क है वो है ट्रोब्रिलियन आइसलैंडर्स के ऊपर। वहां पर उन्होंने कूला रिंग को स्टडी किया था। यहाँ पर उन्होंने नीड थ्योरी ऑफ कल्चर दिया था जहां पर 3 सिस्टम लेवल की बात की थी, बायोलॉजिकल, सोशल, स्ट्रक्चरल और सिंबॉलिक। मेलिनोस्की के हिसाब से हमारा जो नीड्स है वो 3 तरीके के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ नीड्स के बारे में मेलिनोस्की ने बात की थी, बेसिक नीड्स, डिराइव्ड नीड्स और इंटीग्रेटिव नीड्स। बेसिक नीड्स को मेलिनोस्की ने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। ये 7 कैटेगरीज के साथ हर एक नीड के साथ हमारा कुछ कल्चरल रेस्पॉन्स जुड़ा हुआ है, इसके बारे में ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की ने बात की थी। और ये जो चीज है इसको हम इस ट्रिक के साथ इजीली याद रख सकते हैं, मेरे बॉडी से मूव एंड गो हेल्थ। तो इस ट्रिक के साथ हम इस चीज को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की ने 4 डिराइव्ड नीड्स के बारे में भी बात की थी, मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल एपार्टस, रेगुलेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोशलाइजेशन, एक्सरसाइज ऑफ ऑथोरिटी। तो ये जो नीड थ्योरी है मेलिनोस्की का ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैंने समराइज करके दे दी है, इनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं और एक थिंकर जिनका कॉन्सेप्ट हमारे लिए जरूरी है वो है टेलकट पार्सन। टेलकट पार्सन बेसिकली अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है। इन्होंने सोशल एक्शन थ्योरी दिया था, हमारे एक्शंस किस तरीके से गाइडेड होती है, हमारा सोशल सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करती है, उसके ऊपर उनका थ्योरीज थी। टेलकट पार्सन का जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है एजाइल मॉडल, और एग्जाम में इस एजाइल मॉडल से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछी जाती है। तो उन्होंने एजाइल मॉडल के बारे में बात की थी। एजाइल मॉडल बेसिकली हमारा फंक्शनल इंपेरेटिव्स होते हैं, एडाप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, ये 4 चीजों के बारे में उन्होंने बात की थी और हमारे सोसाइटी में किस तरीके से एक्शंस ये सारी चीजों के द्वारा गाइडेड होती है इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया था। उन्होंने टेलकट पार्सन ने 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन की बात की थी कि हमारे सोसाइटी अलग अलग तरीके से किस तरीके से इवॉल्व होती है। पहला जो स्टेज है वो है प्रिमिटिव, जहां पर लोग किसी भी तरीके का स्क्रिप्ट की यूज नहीं करते थे। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट, जहां पर लोग नॉलेज ऑफ राइटिंग को डेवलप करते हैं। और आखिरी मॉडर्न स्टेज जहां पर लोग नॉलेज ऑफ लॉ के बारे में यहां पर बात करते हैं।
टेलकट पार्सन ने 5 पैटर्न वेरिएबल्स के बारे में बात की थी और उन्होंने टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोशल सिस्टम के बारे में भी बात की थी। ये यहाँ पर जो भी चीज़ें है टेलकट पार्सन का, ये सारे चीज़ों को आप लोग थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है रॉबर्ट किंग मार्टन, आर के मार्टन फेमस है उनका थ्योरी मिडिल रेंज थ्योरी के लिए और डेविएंस थ्योरी के लिए। मिडिल रेंज थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो बेसिकली हमारा माइक्रो और मैक्रो थ्योरी के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। उन्होंने एक मिडिल रेंज थ्योरी को दिया है ताकि हम सोसाइटी में जो भी माइक्रो थ्योरीज है या फिर जो हमारा लार्ज ग्रैंड थ्योरीज है उनके बीच में एक बैलेंस बना सके। तो यहाँ पर आर के मार्टन ने लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में बात की थी कि हमारी सोसाइटी में लेटेंट कुछ फंक्शन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनको हम इमीडिएटली फुलफिल करने के लिए काम करते हैं, वो होते हैं हमारे मैनिफेस्ट फंक्शन। उन्होंने और भी कुछ फंक्शन की बात की थी, डिसफंक्शन, नॉन फंक्शन, नेट बैलेंस। उन्होंने स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डेविएंस को दिया था जो एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है। उन्होंने थ्योरी ऑफ डेविएंस को दिया था जहां पर उन्होंने अलग अलग तरीके का मूड ऑफ एडाप्टेशन की बात की थी। हमारे कल्चरल गोल्स और हमारे इंस्टीट्यूशनल मीन्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसके अकॉर्डिंग आर के मार्टन ने 5 स्टेजेस की बात की थी। 5 स्टेजेस ऑफ मूड ऑफ एडाप्टेशन: कॉन्फॉर्मिटी, इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रिएटरिज्म और रेविलियन। ये सारे चीज़ों के बारे में आर के मार्टन ने बात की थी। और इग्नो में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आर के मार्टन से वो है 3 फंक्शनल पोस्टुलेट्स। ये जो 3 फंक्शनल पोस्टुलेट्स है बेसिकली क्रिटिसिज्म है हमारे फंक्शनलिज्म का। फंक्शनलिज्म में जो भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है इनको आर के मार्टन ने आइडेंटिफाई किया था और उसको किस तरीके से हम सुधार सकते हैं, किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। ये जो 3 फंक्शनल पोस्टुलेट्स है वो है पोस्टुलेट्स ऑफ फंक्शनल यूनिटी, पोस्टुलेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, पोस्टुलेट ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। ये जो 3 फंक्शनल पोस्टुलेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इग्नो के एग्जाम के लिए। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड न्यू फंक्शनलिज्म। ये जो पोर्शन है यहाँ पर थ्योरीज के बारे में बात की जाती है, यहाँ पर अलग अलग पर्सपेक्टिव को पढ़ा जाता है। ये जो स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और न्यू फंक्शनलिज्म है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो फोकस करता है हमारी सोसाइटी के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के ऊपर। हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, हमारा ह्यूमन सोसाइटी है, ये किस तरीके से स्ट्रक्चर के द्वारा शेप्ड होती है। जैसे लैंग्वेज या फिर कल्चर, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से रिलेट करते हैं, ये स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर को ही मेन फोकस में रखा जाता है और अलग अलग स्ट्रक्चर किस तरीके से रिलेटेड है इसके बारे में बात की जाती है। जो इंपॉर्टेंट यहां पर थिंकर है वो है क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस और फर्डिनांड डी सॉसर। ये 2 थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरलिज्म के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो थ्योरी है, पर्सपेक्टिव है, वो है फंक्शनलिज्म या फिर इसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी कह सकते हैं। फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये दोनों टर्म को इंटरचेंजिंगली हम यूज कर सकते हैं ज्यादातर थिंकर्स के लिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है। जैसे मेलिनोस्की को जब हम बताएंगे वो प्योर फंक्शनलिस्ट है और रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है। इसके अलावा जो भी थिंकर है, ज्यादातर थिंकर को ही हम दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, दोनों को ही सेपरेटली इंटरचेंजिंगली हम यूज कर सकते हैं। अब ये फंक्शनलिज्म में बेसिकली क्या कहा जाता है? फंक्शनलिज्म में सोसाइटी को एज ए सोशल सिस्टम देखा जाता है। सोसाइटी में जो भी पार्ट्स है, हर पार्ट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, हर एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होकर अपने आप को खुद को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में काम करती है। यानी कि यहाँ पर सोसाइटी में जो भी इंस्टीट्यूशंस है या फिर चीजें हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर फंक्शन हर चीज का हम देखने को मिलता है। यह फंक्शनलिज्म का मेन व्यू पॉइंट है। फंक्शनलिज्म में जो की थिंकर हम देखते हैं इमाइल, डुर्खेम, टेलकट पार्सन जैसे थिंकर। फिर जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है वो है न्यू फंक्शनलिज्म। अब न्यू फंक्शनलिज्म में हमें ज्यादातर कंफ्यूजन होती है।
न्यू फंक्शनलिज्म बेसिकली जो हमारा फंक्शनलिज्म है उसी को मॉडिफाई करके जो नए तरीके का एक फंक्शनलिज्म को क्रिएट किया गया है उसको कहा जाता है न्यू फंक्शनलिज्म। न्यू फंक्शनलिज्म में जो भी चीजों को माना गया है वो सारी चीजों को मानता है। यहाँ पर सोसाइटी को एज ए सिस्टम यहाँ पर माना जाता है, लेकिन जो भी क्रिटिसिज्म फंक्शनलिज्म के थे, फंक्शनलिज्म में जो भी क्रिटिसिज्म थे या फिर जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें थी उनको फिर से रीइनोवेट करके वो सारी चीजों को प्रॉब्लम्स को कम करके यहाँ पर न्यू फंक्शनलिज्म में इसको प्रेजेंट किया गया था। न्यू फंक्शनलिज्म में कुछ नए कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया गया था, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट, इंडिविजुअल एजेंसी, हिस्टोरिकल प्रोसेस। ये सारे चीजों को फंक्शनलिज्म में ऐड करने के बाद न्यू फंक्शनलिज्म क्रिएट होता है। न्यू फंक्शनलिज्म के जो की थिंकर है वो है जेफरी अलेक्जेंडर। जेफरी अलेक्जेंडर न्यू फंक्शनलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं और जो न्यू फंक्शनलिज्म फादर है अर्नेस्ट हस को कंसीडर किया जाता है। अब न्यू फंक्शनलिज्म के मेरिट और डीमेरिट को भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में मेरिट और डीमेरिट बहुत बार पूछा गया है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखोगे तो आपको इस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं पावर के कॉन्सेप्ट में। पावर हम कौन सी चीज को कहते हैं? किसी भी इंसान का एबिलिटी को बेसिकली पावर कहा जाता है। अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान के ऊपर या फिर ग्रुप के ऊपर किस तरीके का इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनके बिहेवियर को किस तरीके से चेंज कर सकता है, ये जो एबिलिटी है इसको कहा जाता है पावर। यानी कि खुद के इच्छा के मुताबिक दूसरे इंसान या फिर ग्रुप के डिसीजन को चेंज करने का जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको हम पावर कहते हैं। अब पावर के रिगार्डिंग बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज है। इन थ्योरीज को हमें पढ़ना होगा। इन थ्योरीज का जो मेन पॉइंट है इनको हमें याद रखना होगा। यहाँ पर मैंने सारे मेन पॉइंट को दिया है, इनको आप लोग थोड़ा याद रख लीजिएगा और एग्जाम में इसी को आप लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लिख सकते हो। मैक्स वेबर ने बात की थी पावर एंड डोमिनेशन के बारे में। कार्ल मार्क्स बात करते हैं क्लास एंड पावर के बारे में। रॉबर्ट मिशेल एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी देते हैं द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। फिर स्टीवन लुक्स पावर एंड ह्यूमन एजेंसी के ऊपर फोकस करते हैं। एंथोनी गिडेन पावर एज डिपेंडेंसी एंड डोमिनेशन के बारे में बात करते हैं और मिशेल फोको जो है वो पावर एंड नॉलेज के बारे में बात करते हैं। इनमें से जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मिशेल फोको का कॉन्सेप्ट और रॉबर्ट मिशेल का कॉन्सेप्ट। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछे गए हैं अभी तक। अब अगर पावर की इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर 3 इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। कोयर्सिव पावर, कॉम्पेंसेटरी पावर और कंडीशनड पावर। यहाँ पर पावर के हम बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस देखते हैं, यानी कि यहाँ पर किसी के कैपेसिटी के हिसाब से या फिर किसी के रिलेशन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से पावर को हम अलग अलग सोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर पावर के रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट दी गई थी डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा। यहाँ पर जो मैंने 4 कॉन्सेप्ट दिया है ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। सी राइट मिल ने पावर एलिट का कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। डेविड रिजमान ने वीटो ग्रुप्स के बारे में बात की थी। अब ये जो दोनों सी राइट मिल और डेविड रिजमान का पावर एलिट और वीटो ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट है, इनको हमें एग्जाम में पूछा जाता है। इनको हमें कंपेयर करना होता है कि ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमें लिखना पड़ता है। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है विल्फ्रेडो पेरेटो, जो सर्कुलेशन ऑफ एलिट के बारे में बात करते हैं। हमारी सोसाइटी में एलिट्स किस तरीके से सर्कुलेट होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो बेसिकली हमारे पावर के रिगार्डिंग एक सर्कुलेशन का थ्योरी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है पावर इन लोकल कम्युनिटीज। पावर इन लोकल कम्युनिटीज के बारे में डेल्बर्ट मिलर और रॉबर्ट डाल बात करते हैं। उन्होंने लोकल कम्युनिटीज के पास किस तरीके का पावर होते हैं, उनके पावर किस तरीके से जनरेट होता है, उसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट जो थ्योरीज है वो है एंटरप्रेन्योरशिप का। 2 इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग थ्योरीज है। एक है मैक्स वेबर का थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पर हमने ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। तो यहाँ पर मैक्स वेबर ने का जो थ्योरी है और शुम्पीटर्स का जो थ्योरी है, ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एलिनेशन के बारे में। एलिनेशन को हमने जब मैक्स वेबर
कार्ल मार्क्स को पढ़ा है वहां पर हमने थोड़ा बहुत एलिनेशन के बारे में देखा है। अब एलिनेशन को हमें डिटेल में डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है। एलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम देखते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल किसी भी एक सिचुएशन या फिर दूसरे ग्रुप से दूर हो जाता है, यानी कि यहां पर एस्ट्रेंजमेंट की बात की जाती है। स्ट्रेंजर हो जाते हैं किसी भी एक चीज, इंसान या फिर किसी भी प्रोसेस से। अगर किसी भी एक इंसान को हम अलग कर देते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को दूर कर देते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है एलिनेशन। कार्ल मार्क्स ने 4 टाइप्स ऑफ एलिनेशन की बात की थी। एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ या फिर ह्यूमन पोटेंशियल, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस, एलिनेशन फ्रॉम द स्पीसीज बीइंग या फिर फेलो वर्कर्स। तो एलिनेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसी एलिनेशन के साथ मिलता जुलता एक टॉपिक है डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर। लेबर को किस तरीके से डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, कैपिटलिज्म में किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये हमें डीह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर में पढ़ना पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। हमारी सोसाइटी में किस तरीके से सरप्लस वैल्यू क्रिएट होता है, कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बात की है। उन्होंने 2 तरीके का सरप्लस वैल्यू की बात की है, एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू और रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी एक ऐसा आइडिया है जहां पर एक फाइनल या फिर एब्सोल्यूट पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात की जाती है। हमारा जो पॉलिटिकल कम्युनिटी होता है इसमें एक एब्सोल्यूट पावर देखने को मिलता है कि कोई भी एक ऐसा ग्रुप या फिर इंसान होता है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होता है, यानी कि यही हमारे लिए फाइनल एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता है। इसको ही कहा जाता है सोवरेनिटी। अब सोवरेनिटी के बहुत सारे अलग अलग तरीके का कैरेक्टरिस्टिक भी है और यहाँ पर बेसिकली 4 तरीके का सोवरेनिटी हम देखते हैं। लीगल सोवरेनिटी, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ये 4 तरीके का सोवरेनिटी है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिचुएशन में हमें डिफरेंट तरीके का पावर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, सोवरेनिटी देखने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप होता है जो बेसिकली लोगों के भलाई के लिए, जो भी सिटीजन है उनके भलाई के लिए काम करता है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे गरीब लोग होते हैं या फिर जो भी अपने खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात करते हैं। हमारी सोसाइटी में हम हर चीज सरकार से पूछ नहीं सकते हैं, हर चीज सरकार को हम बोल नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, पावरफुल लोगों के ग्रुप होते हैं जो हमारे लिए वो काम करते हैं। इसको कहा जाता है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी बेसिकली कुछ लोगों का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट से बाहर जाकर काम करती है, यानी कि ये लोग किसी भी गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं होते हैं। ये लोग बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होते हैं जो लोगों के इंटरेस्ट, सिटीजन के भलाई के लिए काम करते हैं और उनको चीजें हक मिले इसके बारे में ये लोग फोकस करते हैं। तो ये जो सिविल सोसाइटी होता है ये बेसिकली डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर किसी भी डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से फंक्शन करना है तो सिविल सोसाइटी, एक बेहतर सिविल सोसाइटी की जरूरत है। तो डेमोक्रेसी में सिविल सोसाइटी का बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे स्टेट पावर को लिमिट करना, सिटीजन को एम्पावर करना, फिर जो अलग अलग चीजें जो सही चीजें हैं उनको प्रमोट करना, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड प्रोवाइड करना और पॉलिटिकल सपोर्ट और पब्लिक सपोर्ट को जनरेट करना। किसी भी चीज के लिए यहाँ पर सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी में ये सारे काम करती है। तो ये सारे फंक्शन के बारे में आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एथनिसिटी। एथनिसिटी एक ऐसे ग्रुप होता है जो बेसिकली अपने सेंस ऑफ कलेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके का ट्राइब्स होते हैं या फिर अलग अलग कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। अगर किसी भी एक ग्रुप अपने आप को, खुद को एक कलेक्टिवली समझता है, उनके बीच में अगर एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस होता है, तब इस ग्रुप को हम कहते हैं एथनिसिटी। एथनिसिटी नॉर्मली हमें बाय बर्थ मिलता है, यानी कि हम किसी भी एक ग्रुप या फिर ट्राइब का हिस्सा होते हैं बाय बर्थ। इसी को नॉर्मली कहा जाता है एथनिसिटी।
जहां पर हम हमारे ग्रुप के लिए फील करते हैं, जहां जिन लोगों से हम बिलोंग करते हैं उसका हमें एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस होता है। अब इस एथनिसिटी को समझने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं, प्रीमोडलिस्ट अप्रोच, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच और कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये तीनों अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको सेपरेटली अलग अलग अप्रोचेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। यहां पर और जो थ्योरीज इंपॉर्टेंट है वो है एरिक एरिक्सन का आइडेंटिटी कॉन्स्ट्रक्शन। एरिक एरिक्सन ने किस तरीके से हमारा आइडेंटिटी कॉन्स्ट्रक्ट होता है इसके बारे में थ्योरी दिया था। उन्होंने अलग अलग स्टेजेस की बात की थी कि किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस से होकर हमारा आइडेंटिटी कॉन्स्ट्रक्ट होता है। फिर फ्रेडरिक बार्थ ने एथनिक ग्रुप और बाउंड्री के बारे में बात की थी कि एथनिक ग्रुप्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, एथनिक ग्रुप के क्या क्या बाउंड्रीज है, ये सारे थ्योरीज दिए थे फ्रेडरिक बार्थ ने। अब यहाँ पर और कुछ चीजें हैं इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग। हमारे सोसाइटी में हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का इनइक्वालिटी देखते हैं। हम इनइक्वालिटी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी। हम सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखते हैं, अलग अलग ग्रुप्स को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर क्लास के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर हम अलग अलग ग्रुप को स्ट्रेटिफाई करते हैं। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम डिफरेंट तरीके का इनइक्वालिटी को यूज करते हैं अलग अलग ग्रुप्स के बीच में। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरिटोक्रेसी का। मेरिटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट को माइकल योंग ने दिया था। मेरिटोक्रेसी बेसिकली एक ऐसा चीज है जहां पर मेरिट के बेसिस पे लोगों को चूज किया जाता है, ना कि और किसी इन्फ्लुएंस के वजह से। जैसे हम किसी भी जॉब के लिए आजकल प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो यहाँ पर हमारा मेरिट मैटर करता है। अगर हमारा मेरिट अच्छा हुआ, हमारा स्कोर अच्छा हुआ, तो हमें जॉब मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर हमें मेरिट के बेसिस पे चूज की जाती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है मेरिटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर सोसाइटी में ज्यादातर चीजें मेरिट के बेसिस पे ही चूज की जाएगी, इसको कहा था माइकल योंग ने। ये बेसिकली एक फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में सारी चीजें मेरिट के बेसिस पर ही चलेगी। यहाँ पर हम फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम देखते हैं। कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग अलग अलग थ्योरीज देखी जाती है, जहां पर एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरे जैसे थिंकर हम कास्ट सिस्टम को स्टडी करते हुए देखते हैं। अब ये जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में अलग अलग थ्योरीज है जो हमें ओरिजिन ऑफ कास्ट के बारे में बात करता है। कास्ट सिस्टम किस तरीके से आया है, इसके रिगार्डिंग डिफरेंट थ्योरीज है। द डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन, ऑक्यूपेशनल थ्योरी, ट्राइब्स एंड रिलीजियस थ्योरी, फैमिली एंड मैरिज। अलग अलग तरीके का थ्योरी डिफरेंट तरीके की बात बताता है, यानी कि कास्ट सिस्टम किस तरीके से आया है इसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब हम देखते हैं मॉडर्निटी के बारे में। मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्निटी, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे थिंकर्स ने बात की है। मॉडर्निटी के डिफरेंट तरीके का फीचर्स हम देखते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं मॉडर्निटी के रिगार्डिंग, वो है एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस ने मॉडर्निटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने कहा था मॉडर्निटी इज ए जगरनाथ, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम पकड़ नहीं सकते। ये एक रन अवे वर्ल्ड है जो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। एंथनी गिडेंस ने रिफ्लेक्सिव मॉडर्निटी के ऊपर काम किया था। एंथनी गिडेंस ने 3 फेजेस ऑफ मॉडर्निटी की बात की थी। पहला है प्री मॉडर्न, फिर आता है मॉडर्न और आखिर में आता है लेट या फिर हाई मॉडर्न। उन्होंने 3 फेजेस ऑफ मॉडर्निटी की बात की थी। मॉडर्निटी की 4 एलिमेंट्स है, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, सर्विलेंस कैपेसिटी, मिलिट्री पावर। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं हमारे मॉडर्निटी के। और एंथनी गिडेंस ने 3 एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी के बारे में भी बात की थी कि हमारी सोसाइटी में कौन सा एसेंशियल एस्पेक्ट्स है मॉडर्निटी का। पहला है टाइम स्पेस सेपरेशन, जिसको हम टाइम स्पेस डिस्टेंशिएशन भी कहते हैं, यानी कि हमारा जो टाइम और स्पेस के बीच में जो डिफरेंस है मॉडर्निटी के वजह से ये सेपरेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है। यहाँ पर कुछ हम डिसएम्बडिंग ऑफ सोशल सिस्टम देखते हैं, जिसके द्वारा हमारे सोसाइटी बहुत ही रेपिडली चेंज हो रही है, जैसे सिंबॉलिक टोकन्स, एक्सपर्ट सिस्टम। ये सारी चीज़ें हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम है इसको
नष्ट कर रही है, इसको डिजेम्डिंग कर रही है और नए तरीके का चीजों को एडॉप्ट करने में हमें मदद कर रही है। यहां पर जो थर्ड एसेंशियल एस्पेक्ट है वो है रिफ्लेक्सिविटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी को रिफ्लेक्सिव होने की जरूरत है। जितना ज्यादा रिफ्लेक्सिविटी होगा उतना ज्यादा हमारी सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी चीजों के साथ एडॉप्ट कर पाएगी। तो एंथनी गिडेंस ने यहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है मॉडर्निटी के रिगार्डिंग, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MSO 001 और MSO 003 ये दोनों में ही हमें सेम थ्योरी को पढ़ना पड़ता है और एग्जाम में दोनों ही बुक्स में इस क्वेश्चन से, इस पोर्शन से, मॉडर्निटी एंथनी गिडेंस के पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के क्लास में मैंने इग्नू MSO 001 के बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पर रिवाइज कराए हैं। आशा करता हूं आज का जो क्लास है ये आप लोगों को हेल्पफुल लगा है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे, खास करके इग्नू के हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट प्लेलिस्ट है। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पर सारे डिटेल क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और सारी चीजें फ्री में ही अवेलेबल है। लेकिन अगर आप लोगों को PDF परचेज करने की जरूरत है, अगर आप लोग PDF परचेज करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में PDFs का लिंक दे दूंगा। और इसके अलावा भी आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हो, ऑलरेडी वहां पर लिंक प्रोवाइडेड है। और जो सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इग्नू MSO 001 का PDF को परचेज कर लिया है वो लोग मुझे थोड़ा टेलीग्राम पे पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को आज का जो क्लास है इसका PDF वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को इजीली कम वक्त में एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो प्लेलिस्ट सेक्शन को देखिएगा और PDF को परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा वक्त इग्नू में जो भी एडमिशन लेते हैं उनके पास वक्त नहीं होता है। तो अपना जो कीमती वक्त है उसको यूज़ कीजिएगा, कम वक्त में जितना ज़्यादा चीज़ें हो सके कवर करने की कोशिश कीजिएगा और अपना एग्जाम के प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब हम दोस्तों के साथ चीजें शेयर करते हैं तभी उनको पता चलता है कि हम उनके लिए केयर करते हैं। तो मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।